तो आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, आपको एक बात समझनी होगी कि एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब हर एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। रेडियली आउटवर्ड मतलब चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। रेडियली इनवर्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास में जाती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q at a distance R from it। चलिए, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उससे R डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट A है, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा यूज में आएगी। लेकिन इसके साथ एक बात ये ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज पर वैलिड है। मतलब अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो Q होता है ये वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और R जो होती है वो चार्ज से पॉइंट तक की दूरी होती है। और जो K होता है ये होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, और जो K की वैल्यू एयर में होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, मान लो Q, उसे R दूरी पर, मान लो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R²। ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो आपने कूलम्ब्स लॉ में ये चीज़ और पढ़ी थी कि अगर +Q चार्ज है और यहाँ पर +q चार्ज लें और इनके सेंटर टू सेंटर की दूरी रखें R, और इसको 1 चार्ज मान लें, इसको 2 चार्ज मान लें, और मैं कहूँ कि सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगा वो बताइए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। इसका मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, मतलब सेकेंड पर 1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा।
तो वो कूलम्ब्स लॉ ये कहता था कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कहता था कूलम्ब्स लॉ, आपने ये पढ़ा भी है। अब देखो घूर कर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, मतलब इसको हम आगे बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं क्यू ई, मतलब फोर्स का एक और फॉर्मूला आया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स का आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्यू इंटू ई। लेकिन यहाँ पर जो एक बात समझने की होती है वो ये होती है कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लाई में क्यू, ये वो वाला चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आता है ना, ये वो वाला चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर कर। मतलब देखो मैंने यहाँ पर कहा था फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, मतलब जो प्लस क्यू स्मॉल चार्ज है उस पर प्लस क्यू कैपिटल चार्ज की वजह से कितना फोर्स होगा, तो मैंने लिखा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इस पर फोर्स लगा रहा है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लाई में जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा जो इस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में वो चार्ज आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर कर फोर्स लगाएगा। बहुत छोटी सी बात थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखो आपने ये पॉइंट चार्ज था आर डिस्टेंस पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो बता दी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अब इस पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का। अब देखो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, एक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एक फोर्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। एक पहली बात तो ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स हैव सेम डायरेक्शन। और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये तो पता ही होगा आपको। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो आ गई न्यूटन पर कूलम। सर इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं निकाल सकते, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम, लेकिन इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालना आसान था, इसलिए मैंने न्यूटन पर कूलम इसी फॉर्मूले से निकलवा दी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है नेगेटिव Q3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई P पॉइंट लेता हूँ और पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पॉइंट P पर, तो ठीक है आप कहोगे हम बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P Q1 की वजह से होगी, Q2 की वजह से होगी और Q3 की वजह से होगी। कितनी होगी देखते हैं। देखो Q1 की वजह से मान लो P पॉइंट Q1 से R1 दूरी पर है, P पॉइंट Q2 से R2 दूरी पर है, P पॉइंट R3 से R3 दूरी पर है, ठीक है। तो देखो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ठीक है। Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही होगी, कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। Q3 एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से
इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। अब देखो आप इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो कि चार्ज कितना है Q3, डिस्टेंस कितनी है R3 का होल स्क्वायर, सेकंड की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। वन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, देखिए Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकलेगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरह हम इसको ऐड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। मतलब आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, आप इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरह जोड़ोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहता है। मान लो एक 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है, और हमने दूरी ली 2 सेंटीमीटर। मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो ठीक है, आप निकाल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कितनी हो जाएगी KQ अपॉन ए स्क्वायर। और ये पूरा सेटअप वैक्यूम में है, या फिर ये कहें एयर में है। वैक्यूम और एयर फिजिक्स में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो K की वैल्यू एयर में कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है +4 माइक्रो कूलम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ज़्यादातर SI यूनिट रखते हैं उसकी। तो माइक्रो कूलम एक SI यूनिट नहीं होती है, कूलम एक SI यूनिट होती है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा 9 × 4 × 10⁻³ अपॉन ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4। 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ गया 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया। ठीक है, देख लेना। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला था और बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इधर ले लेते हैं +1 माइक्रो कूलम, इधर ले लेते हैं -2 माइक्रो कूलम, और इन दोनों की दूरी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और इस पूरे सेटअप को रखते हैं एयर में या फिर वैक्यूम में। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट पर मतलब बीच पर P पॉइंट ले लेते हैं और पूछते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट है तो इससे भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और इससे भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट निकाल लेंगे, देखते हैं कितनी आएगी। देखो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ होगी। अगर इसको 1 चार्ज मान लेते हैं, इसको 2 चार्ज मान लेते हैं, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम सीधा जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितनी होगी, K × Q1 कितना है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस K × चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूले से मैंने लिखी हैं सारी चीज़ें। अब देखो
हमने एयर या वैक्यूम लिया है तो के की वैल्यू भी रख देंगे, कितनी आती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 प्लस 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब इसका आप आंसर निकाल लोगे, इसका आंसर निकाल कर कॉमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना आया। अब बहुत आसान हो गया, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बताना था जो मैं बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ये ट्राइंगल ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम इसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखते हैं और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है, और इसको पी पॉइंट कह देते हैं। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलिए निकालते हैं। अब देखो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, कितनी होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर प्लस क्यू ना लेकर निगेटिव क्यू ले लेते हैं तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक। यहाँ पर प्लस क्यू लिया, यहाँ पर निगेटिव क्यू लिया। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और कितनी होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर से। निगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड होगी और कितनी होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल हो 60 डिग्री है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है 180 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो पी पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं और देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कितनी है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। देखो इसको हम ई मान लेते हैं, इसको भी हम ई मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कोज 120। अब देखो कोज 120 की वैल्यू अगर आपको निकालनी सीखनी है तो मेरी ट्राइगोनोमेट्री की वीडियो देखो, अगर नहीं सीखनी है तो कोज 120 की वैल्यू होती है -1। ये रट लो, ठीक है, रट लोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू -½ अब यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा e, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो e आ जाएगा। अब हमने e किसको माना था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को, मतलब ये आंसर आ गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझो, ये भी e वेक्टर है, ये भी ई वेक्टर है, मतलब दोनों का वेक्टर सेम है। तो जब भी दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से निकलता है, और इधर से भी 60 डिग्री निकलेगा, इधर से भी 60 डिग्री एंगल लेगा, और कितना है वो हम निकाल चुके हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपको, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पहुंची थी तो उसका मैग्नीट्यूड है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और डायरेक्शन है इधर राइट साइड, ठीक है। चलिए वैसे तो आपको एक नोट पॉइंट वेक्टर में लिखवाया होगा कि अगर दो वेक्टर सेम होते हैं इन मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, मतलब वही आता है जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मतलब इसको मैं लिखकर समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक नोट पॉइंट लिखो, या आपने वेक्टर में भी लिखा होगा लेकिन फिर से लिख लो। मतलब इफ़ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और थीटा 120 डिग्री है, देन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पर ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है और थीटा 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आया। सिर्फ ये नोट के बेसिस पर आप चुटकियों में ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, एक स्क्वायर लेते हैं और इस तरफ चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इस तरफ भी चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इस तरफ भी चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, और इनकी साइड को कहते हैं ए, और इसको पी पॉइंट मानते हैं। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। चलिए शुरू हो जाइए। देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और कितनी होगी, के क्यू अपॉन, अब देखो ये ए, ये भी ए, तो ये हो जाएगा √2a। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आएगी 2a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये और ये, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं। बाद को जो रिजल्टेंट आएगा उसको इस वैल्यू से खेल कर देख लेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। चलिए पी पॉइंट को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक इस तरफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और एक कुछ इस तरफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं इसको ई मान लेता हूँ, इसको भी ई मान लेता हूँ, और ये रिजल्टेंट निकालता हूँ इन दोनों का। देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये तो साफ दिख रहा है ना। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोज 90। अब देखो कोज 90 की वैल्यू होती है 0, तो ई रिजल्टेंट को अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा √2e। अब हमने ई कितनी मानी थी, √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, मतलब इसका रिजल्टेंट आ गया √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो पी पॉइंट में हमने ये लिया था, ये लिया था, ठीक है, ये लिया था, ये लिया था। तो अब इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, कितना था, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2, इतना इसका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, इन दोनों का। तो इन दोनों का अब कोई काम नहीं रहा क्योंकि हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया ना। और देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये भी वेक्टर ई है, ये भी वेक्टर ई है, मतलब दोनों वेक्टर ई हैं। तो जब भी दो वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकलता है, मतलब इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, कितना आ गया, √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो इन दोनों की, इस वाले इन दोनों के रिजल्टेंट की और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो आप इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। ई नेट एट पी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो ई नेट आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यह आ जाएगी 1/2 प्लस √2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बस यार ये सारी कैलकुलेशन करिए, गुजरम मुसलम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो भाई हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आप फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना सिखाना था ना, तो भी आपने किया था, लेकिन फिर भी एक बार और करा देते हैं, क्या जा रहा है, प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। देखो हम एक +q चार्ज लेते हैं, एक +4q चार्ज लेते हैं, और इनकी लाइन जॉइनिंग ये जा रही है मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं l, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन लाइन जॉइनिंग। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन है कि इस लाइन जॉइनिंग पर कहाँ चार्ज, मतलब सॉरी, इस लाइन जॉइनिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 कहाँ पर होगी, बस वो बता दीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी। अब देखो इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेट 0 कभी भी नहीं हो सकती।
ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। अब बीच में देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। मतलब हाँ, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है। अब हम मान लेते हैं प्लस क्यू से x दूरी पर P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लेते हैं। अब x कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये L है, ये x हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया L माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसको 1 चार्ज मान लेते हैं, इसको 2 चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब देखो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 आ सकती है जब E1 इज इक्वल टू E2, मतलब 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी ई नेट एट पॉइंट 0 आ सकती है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितनी होगी, पहले ये निकालते हैं, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ये निकालते हैं, K इंटू Q अपॉन ये हो गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा, ये आ गया L माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 पे अंडर रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। अब L इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L/3। ठीक है, मतलब प्लस Q से L/3 दूरी पर जाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, या फिर L में से x माइनस करोगे, x की वैल्यू है L/3, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2L/3, या फिर ये कहें प्लस 4Q से 2L/3 दूरी पर जाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फिर से प्लस Q से L/3 पर जाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, या फिर प्लस 4Q से 2L/3 पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।